चलिए सर, हम शुरू करने जा रहे हैं एक और टॉपिक। लेक्चर नंबर 3 ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। अच्छा, अभी हम सबसे पहले देखेंगे मटेरियलिटी। सर, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। देखिए, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। सर देखिए, मटेरियल अमाउंट क्या होता है? सर, कोई भी चीज मटेरियल कब होगी? ठीक है। देखिए, एक चीज मटेरियल उस वक्त होगी जब वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेगी इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। ये बात समझ में आती है? सर, अभी बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि यूजर कौन होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ यार, एक चीज मटेरियल उस वक्त होगी कि जब वो इन्फ्लुएंस करेगी इकोनॉमिक डिसीजन को, कि मटेरियली सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेगी इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। सर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सर, आपने ना एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। क्या बनाया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड था। ठीक है, फ्रॉड था। चले, मैं कहता हूँ मसला था 50 रुपए का। ठीक है, 50 रुपीज का। सर, आपको लगता है मटेरियल है? आपका क्या ख्याल होगा? आप बोलेंगे यार जाने दो यार, 50 ही तो रुपए। ऐसा है नहीं है? ये मेरे ख्याल से ये क्या होगा? इमटेरियल होगा। ठीक है। जाहिर है, बैलेंस शीट बन रही है, अगर 50 मिलियन फुटिंग की बैलेंस शीट है, तो 50 मिलियन की फुटिंग की अगर बैलेंस शीट है, तो उसमें 50 मिलियन क्या, 50 रुपए क्या होगा? इमटेरियल होगा ना। 50 रुपए तो कोई वैल्यू नहीं रखेगा उसके सामने, 50 मिलियन के सामने। है नहीं है? प्लीज मुझे बताएं। लेकिन सर, अगर मैं यही बात करूं, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 50 मिलियन की मेरे पास फुटिंग है। सही है। कितनी फुटिंग है? 50 रुपए, 50 मिलियन की। और मेरे पास मसला कितने का? 50 रुपए का। लेकिन सर, अगर मैं ये कहूं इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो 10 मिलियन रुपीस का मसला है। ठीक है, मसला है 10 मिलियन रुपीस का। तो सर, अगर अब आप निकालें, अब आप, एक मिसाल देता हूँ, चले मैं एक मिसाल देता हूँ। एक डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट। ठीक है, एक आसान, गौर से सोच के समझिएगा। अब समझते हैं इसको दोबारा, और थोड़ा सा मैं अच्छा समझाता हूँ। सर, एक डिस्प्यूट चल रहा है। उस पर जो आपकी पेनल्टी है ना, वो 50 रुपीज है या 500 रुपीज है। आपके ख्याल में इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले के लिए मटेरियल है? यार, इमटेरियल है ना। वो तो बोलेगा कि भाई ठीक है, 500 रुपए, कोई टेंशन नहीं है, मुझे बताओ ना बताओ। और मैनेजमेंट उसको बता नहीं रही, मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं कर रही। मसला क्या हो रहा है? इस डिस्प्यूट को मैनेजमेंट डिस्क्लोज करने से मना कर रही है। आपका क्या टेक होगा? इस डिस्प्यूट को मैनेजमेंट बोलिए हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। मैं बोलूंगा चलो यार ठीक है, बस 500 ही तो है, 50 मिलियन का 500, एक 0.1% में नहीं बन रहा। ठीक है, ऐसा है नहीं है? मुझे बताएं। लेकिन सर, अगर यही डिस्प्यूट 10 मिलियन का है, अगर यही डिस्प्यूट में पेनल्टी लगेगी 10 मिलियन की, तो सर अब आपका क्या टेक होगा? आप बोलेंगे यार ये बहुत ही मटेरियल अमाउंट है, ये बहुत ही ज्यादा मटेरियल अमाउंट है। अब अगर आपको मैनेजमेंट बोलेगी ना कि यार हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, तो मैं बोलूंगा भाई तुम इधर निकलो, साइड पे हो, खत्म, ये तुम गलत कर रहे हो। सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको डिस्क्लोज करना सिग्निफिकेंटली सिग्निफिकेंटली जरूरी है। किसको? यूजर्स को। देखे ना, अगर ये 10 मिलियन का अमाउंट, मुझे बताएं, अगर ये 10 मिलियन का अमाउंट मैं यूजर्स को कम्युनिकेट करता हूं, अगर मैं ये 10 मिलियन का अमाउंट यूजर को कम्युनिकेट करता हूं, सर वहां पर एक यूजर है शेयर होल्डर। हो सकता है वो कंपनी से पैसा निकालने लगे, वो बोले भाई यार पैसे दो मुझे, मेरे तो पैसे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तो 10 मिलियन की पेनल्टी लग गई तो कितना बड़ा एक्सपेंस बनेगा ना, ये सोच रहे हैं आप?
पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, तो 10 मिलियन से वो पूरा का पूरा आपका कैश कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को या नहीं समझ पा रहे? तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई नहीं यार ये तो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है, ये तो सिग्निफिकेंट अमाउंट हम तो वही नहीं कर सकते, बियरेबल नहीं है। तो भाई ये तो आपको लाजमी बतानी है यूजर को। और यूजर बोलेगा कि यार भाई मैं अगर, यकीनन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेगा ना ये यूजर के डिसीजन को। प्लीज मुझे बताएं आप। ऐसा है? सर इसको लिखते हैं, क्या कहता है समझते हैं जरा जाके। वो कहता है डिटरमाइंस वेदर a discrepancy एरर, या तो एरर हो सकता है या फिर आपने गलती करी, डिस्क्रिपेंसी छुपाया कुछ, सच एज, इसको वो कहता है ओमिशन। या तो ओमिट कर दिया, या तो आपने कोई भंड मारा में मिस स्टेटमेंट की है। देखिए मिस स्टेटमेंट क्या होती है, आपने कोई चीज छुपाई हुई है, ओमिशन है या मिस स्टेटमेंट होगी, या तो ओमिशन होगी या मिस स्टेटमेंट होगी, या मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, वुड इम्पैक्ट रीजनेबल यूजर्स डिसीजन मेकिंग। ये मैंने बिल्कुल बेसिक कर दिया। आप यहां पर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। क्लियर हो गई बात? सर सवाल ये होता है कि जो ये आप बात कर रहे हैं ना यूजर की, बार बार ये यूजर 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 की बात कर रहे हैं, सर ये यूजर होता कौन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर कौन होता है? तो सर देखें, यूजर जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो ये लोग होते हैं यूजर्स, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर अगर मैं बात करूं, क्या शेयर होल्डर यूजर है? बिल्कुल सर, शेयर होल्डर आपका यूजर है। सर क्या आपके मैनेजर्स आपके यूजर है? यस सर, मैनेजर भी आपके यूजर है। क्या सर, क्या आपके डायरेक्टर आपके यूजर हैं? बिल्कुल सर, वो भी है। सर क्या आपका सप्लायर आपका यूजर है? बिल्कुल सर, वो भी आपका यूजर है। सर क्या गवर्नमेंट आपकी यूजर है? सर बिल्कुल, आपकी गवर्नमेंट भी आपकी यूजर है। सर क्या आपके पास बैंक आपके पास यूजर है? सर बिल्कुल सर। सर क्या आपके पास कस्टमर आपके यूजर हैं? जी बिल्कुल, कस्टमर भी आपके यूजर हैं। सर क्या आपके पास लेंडर आपके यूजर हैं? जी सर, लेंडर्स भी आपके यूजर्स हैं। तो सर ये सारे लोगों को अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रही है, तो इसका मतलब है वो आपके पास क्या है, मटेरियल है, वो अमाउंट मटेरियल है। कोई भी अमाउंट ऐसी जो किसी भी यूजर को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेगी, वो आपके पास क्या कहलाएगी, ये मटेरियल अमाउंट है। सर क्या ये बात समझ आती है? जल्दी से मुझे बता दें। है ना सर? सर इसको रीड कर लेते हैं, मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को। ज्यादा मुश्किल चीजें हैं नहीं, आमतौर पे अगर आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, बस एक समझना है थोड़ा सा। सर आए सर, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको रीड करते हैं। वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज all items that are significant enough to potentially influence the decision
मेड बाय द यूजर। कौन ले रहा है डिसीजन? यूजर। यूजर ले रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दोज स्टेटमेंट्स। सर ये स्टेटमेंट्स की बेस पर अगर कोई यूजर डिसीजन ले रहा है तो वो क्या कहलाएगा? मटेरियल कहलाएगा। दिस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। इनसिग्निफिकेंट और ट्रिवल आइटम्स से देखें, अब वही बात है ना, जो इमटेरियल चीजें हटा दो उसको। सही है ना? भी देखो, अब हम अगर ऑडिट पे जाते हैं, सिंस मैं एक ऑडिट फर्म से मेरा वो लिंक भी है, तो अब अगर मैं ऑडिट पर जाऊंगा तो मैं ये चीज देखूंगा ना यार, कि मटेरियल आइटम्स कौन सा है। ठीक है, मटेरियल। अब अगर एक आइटम इमटेरियल है, अगर एक आइटम इमटेरियल है, तो सर इम मटेरियल को मैं छोड़ दूंगा, बोलूंगा चलो ठीक है निकाल दो। लेकिन मटेरियल जो आइटम होगा मैं उस पर लाजमी 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 मैं उसको सही कराऊंगा। मैं बोलूंगा नहीं भाई इसको सही करो। ऐसा? सर क्या ये बात समझ आती है? वो यही कहता है, can be handled in the most practical and efficient way, even if technically deviates from strict accounting rules. The materiality threshold depends on the size of business. 50 might be material to a small corner shop, but immaterial for a multi-million dollar supermarket. 50 रुपए एक मार्केट एक छोटी सी फ्राइज के कार्ट के लिए मटेरियल होगा, लेकिन वही मल्टी मिलियन डॉलर शॉप के लिए बहुत ही इमटेरियल होगा। A large corporation purchases a set of correction fluid bottles for the office supply cupboard costing $20, 20 total. दिस 20 इज इमीडिएटली चार्ज एज एन एक्सपेंस। सर वो इसको चार्ज कर देगा एक्सपेंस में। क्यों सर? क्योंकि वो इसके लिए मटेरियल है। लेकिन सर यही 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 अगर एक बड़ा छोटा सा बिजनेस होगा, अगर मैं इसको $20 है, मैं इसको 200 करता हूँ, और सर वो बहुत लार्ज कॉर्पोरेशन है, तो सर शायद वो इस $200 को भी एक्सपेंस में डाल देगी। लेकिन अगर एक छोटा बिजनेस है तो सर वो इसके लिए तो बड़ा ही मटेरियल अमाउंट बन जाएगा ना, तो वो इसको रिकॉर्ड करेगा, एसेट बनाएगा और उसको डेप्रिशिएट करेगा। ठीक है, द अमाउंट इज टू स्मॉल एंड इफेक्ट यूजर्स डिसीजन। सर क्या ये बात समझ आती है यहाँ तक आपको? अगर समझ आती है तो मुझे बता दें, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं बहुत डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा चुका हूँ। सर अब ना एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको भी 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो चुका है? नहीं हुआ होगा। सर चले, एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास जिसका नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सर ये क्या कहता है? कहता है अ कंपनी और अ बिजनेस must account for all assets and all assets at original cost or purchase price on their balance sheet. And सर इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है सर आपके पास? इसकी एग्जांपल हो सकती है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट। सर क्या ये बात समझ आती है आपको? प्लीज मुझे बता दें। वो कहता है यार आपको सारे एसेट को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पर, परचेज प्राइस पर, जिस पे आपने लेकर आया खरीद कर। सर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा उन मेरे दोस्तों को जिन्होंने इस वक्त डेप्रिसिएशन पढ़ लिया। वो कहते हैं सर हम कॉस्ट पे थोड़ी रिकॉर्ड करते। सर हम तो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हम तो किस पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं? डेप्रिसिएशन पर। तो वो आगे इसी बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एग्जांपल से, जरा 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, वो लोग जो इस पर डेप्रिसिएशन पढ़कर बैठे हुए हैं, उनको ये थोड़ी सी चीज डिफिकल्ट लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो सोचेंगे कि यार हम तो
कॉस्ट पे रिकॉर्ड ही नहीं करते, हम तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा ऐसा है नहीं है? ऐसा ही है ना? तो वो अब उसमें क्या होगा सर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वो कहता है एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी आर रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल ट्रांजैक्शन प्राइस, जिस पर आपने खरीदा, जो कि पे की गई एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। द मेन स्ट्रेंथ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट कॉस्ट इज फैक्चुअल, ऑब्जेक्टिव एंड वेरीफाइबल फिगर, सपोर्टेड बाय कौन से डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। लाइक अगर आपने कोई चीज खरीदी तो वो इनवॉइस से और रिसिट से, इनवॉइस से, देखिए ना, अगर लेट से मैं आपसे ये कहूं, आपने एक फिक्स एसेट खरीदा, अगर आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा तो सर वो फिक्स्ड एसेट की आपके पास एक इनवॉइस आई होगी ना। तो सर वो इनवॉइस, मैं बोलूं भाई मुझे इनवॉइस दिखा दो, उसने अगर मुझे इनवॉइस दिखा दी तो सर बात खत्म हो गई, मैं बोलूंगा चलो ठीक है। अच्छा, फिर एक और बात, सर फिर एक बंदा बोले सर यार ये तो इनवॉइस तो फेक भी तो बन सकती है, तो मैं बोलता हूँ चलो इनवॉइस फेक बन सकती है, आप उसका बैंक से जो अमाउंट डिडक्ट हुई होगी, बैंक से अमाउंट जो पे हुई होगी वो दिखा दो, तो वो अमाउंट पेड भी मैं बैंक से दिखा सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं बैंक से ट्रेस कर लूं, अगर मैं बैंक से ट्रेस कर लूं तो अब तो बात खत्म हो गई, सबोर्डिनेट डॉक्यूमेंट सारे हो गए मेरे पास। दिस प्रिवेंट्स मैनिपुलेशन ऑफ एसेट, ये क्या करता है, मैनिपुलेशन ऑफ एसेट्स को खत्म कर देता है। एसेट वैल्यू बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव ओपिनियन, द मेन वीकनेस is that it ignores those effects that inflation and current market values, ये कॉन्सेप्ट इग्नोर करता है, किसको, क्या करता है सर, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को इग्नोर करता है और करंट मार्केट वैल्यू को इग्नोर करता है, पोटेंशियली मेकिंग द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अपीयर आउटडेटेड। अगर मैं इस कॉस्ट, मैं सिर्फ अगर मैं अपनी नॉन करंट एसेट को कॉस्ट पर ही रख दूं तो सर वो तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही नहीं होगा। वो कहता है रिटेल कंपनी परचेजेस अ बिल्डिंग इन 2005 फॉर 1 लाख, इन 2026 प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एस्टिमेट द बिल्डिंग करंट मार्केट वैल्यू 450,000, बढ़ गई भाई वैल्यू, जिस तरह पाकिस्तान में इन्फ्लेशन चल रही है, हर चीज की वैल्यू डबल ट्रिपल हो रही है एक एक साल में। तो वो कहते हैं द बिल्डिंग रिमेन रिकॉर्डेड इन द कंपनीज बुक एट इट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट 1 लाख माइनस एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अडियरिंग टू ऑब्जेक्टिविटी। सही है सर, ये बात समझ आती है? मसला क्या हुआ, मसला यहाँ से लिखा हुआ है कि भाई, ये रहा, वो कहता है भाई द मेन weakness is that it ignores the effect of inflation statement appear outdated, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आउटडेटेड बना देगा। क्या ये बात आपको समझ आ जाती है तो मुझे बता दें प्लीज, इफ इट इज क्लियर, so that we can move on our last concept, that is रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इसमें समझना है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, इसको हम रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये मैं आपको थोड़ा बहुत, मैंने आपको समझा भी दिया था, तो इसको इधर ही लिखना शुरू करते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन। कुछ ना समझ में आए तो बराए मेहरबानी इस कॉन्सेप्ट में माइक ओपन कर लीजिएगा। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, सही है सर। ये कहता है द रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड, रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा, द रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न, जब वो कमा लिया जाएगा, ठीक है, इनरिस्पेक्टिव ऑफ रिसिट ऑफ कैश फॉर द ट्रांजैक्शन। भाई रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड किया जाएगा जिस वक्त आपने कमा लिया, ठीक है, रादर देन दैट कि जिस वक्त आपके पास कैश रिसीव हुआ। रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब आपके पास कैश रिसीव होगा, बल्कि उस वक्त रिकॉर्ड किया जाएगा जब आपने उसको कमाया होगा। सर ये क्या बात कह रहे हैं, रुक जाइए बताता हूँ। आगे कहता है सेल्स रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एज इनकम
व्हेन ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड। सर ये बात बड़ी अच्छी बात है। एसोसिएटेड विद द गुड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड टू कस्टमर। डन सर। इसको मैं आपको बहुत डिटेल में जाकर समझाता हूँ, बड़ी अच्छी कहानी समझाता हूँ इसके बारे में। पहले आप इसको एक दफा अच्छी तरह रीड कर लें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक दफा रीड कर लें, फिर मैं समझा भी देता हूँ। एक दफा रीड कर लें, फिर हम इसको समझते हैं। आई होप आपने रीड कर लिया होगा। मैं समझाता हूँ इसको। देखें हुआ क्या, जरा समझिएगा। मैं हूं पाकिस्तान में, एक बंदा है, मैं हूं मोहम्मद शाह आलम, और आप हैं जिब्रान। सही है। आपने क्या किया, आपने जो है ना, इस जिब्रान ने मुझसे सामान खरीदा, मुझे ऑर्डर प्लेस किया पाकिस्तान में। मुझे कहाँ ऑर्डर प्लेस किया, पाकिस्तान में। कब? 1 अक्टूबर 2022 को, या 2025 को। सही है। 1 अक्टूबर 2025 को ऑर्डर प्लेस किया भाई, टू परचेज, टू सेल 1 लाख यूनिट्स। इसको आप और अलग करें, यूएई में भी नहीं है, बल्कि इनफैक्ट आप हैं यूएसए में। ठीक है सर। अब आपने बनाना शुरू किया, बनाना शुरू किया, बनाना शुरू किया, आपने ना इसको डिलीवर किया कब? यूएसए पहुंच पहुंच गया, ये सामान सब कुछ यूएसए पहुंच गया 31 मार्च 2026 में। सही है सर। अब मसला क्या है? मसला ये है, यार मैं मोहम्मद शाह आलम, रेवेन्यू रेवेन्यू किस दिन रिकॉर्ड करूं? देखें, बीच में क्या हुआ होगा। मैंने 1 अक्टूबर 2025 से बनाना शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया। यहां पर आ गया 25 दिसंबर, जब मैंने पाकिस्तान के पोर्ट पे इसको रखवा दिया, ले जाकर पाकिस्तान के पोर्ट पर छोड़ दिया कि भाई अब यहां से निकल जाएगा। ठीक है। या पाकिस्तान के पोर्ट भी ना रखे, इसको रखे आप, मैंने अपनी प्रेमिसेस से निकाल दिया। ठीक है, मैंने अपनी प्रेमिसेस से निकाल दिया, प्रेमिसेस से मेरे पास आउट हो गया। ठीक है। फिर घूमते 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 कौन सा दिन पहुंच गया? सर घूमते घूमते हमारे पास पहुंच गया, घूमते घूमते ये सामान पहुंचा 10 जनवरी को पाकिस्तान के, इसका पेन चेंज कर लेते हैं, चले, पाकिस्तान के पोर्ट पर। ठीक है। और सर फिर क्या हुआ? देखिए मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ये वाला पॉइंट, क्योंकि मुश्किल पॉइंट है, समझने की बात है। और फिर क्या हुआ सर? फिर ये हुआ कि फिर इसके बाद ये कहानी हो गई। इसके बाद ये कहानी हुई कि हमारे पास ये, हमने पाकिस्तान के पोर्ट से निकला और ये पहुंचा यूएसए के पोर्ट पर। कब? लेट से 15 मार्च को। ठीक है, ये कहाँ पहुंच गया? यूएसए के पोर्ट पे। और ये 31 मार्च को वेयर हाउस में पहुंच गया जिब्रान के। हमारे पास है 5 डेट: 1 अक्टूबर, 25 दिसंबर, 10 जनवरी, 15 मार्च और 31 मार्च 26।
मेरे भाई मुझे ये बताएं, गौर से सोच के बताएं कि ये मोहम्मद शाह आलम का जो रेवेन्यू है एमएसए का, ये रेवेन्यू कौन से दिन रिकॉर्ड होगा, किस डे पर रिकॉर्ड होगा, किस डे पर रिकॉर्ड होगा? मेरा आपका सवाल, मेरा सवाल आपसे। देखिए, बात होगी, देखा जाएगा। अब इस केस में ना कॉन्ट्रैक्ट देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट देखा जाएगा। बड़ा टिपिकल केस है। सही है। मैं एक बंदा मुझे ये बोल सकता है, देखिए एक बंदा, अब गौर से सोचिएगा मेरी बात को। देखिए इन सारी चीजों में ना बीच में एक मसला आएगा। बीच में क्या मसला आएगा? सर बीच में आएगा 31 दिसंबर, ईयर एंड। सर अगर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो यहां तक पर रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, तो 25 के साल में रिकॉर्ड होगा। सर अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि यहां रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, तो सर वो 26 में रिकॉर्ड होगा। सर ये केस समझ आता है कि मसले क्या है, मसला क्या है? मतलब एक साल का, और अगर मैं ये कहूँ बहुत मटेरियल अमाउंट है, तो मसला ही बहुत ही आउट हो गया। एफएस आपके मटेरियल अमाउंट से हिल जाएंगे ऐसा। सर ये बात समझ आती है? पहले मुझे केस बता दें पूरा, जो मैं इतना घुमा फिरा के जो मैं केस लेके आया, ये केस समझ में आया आपको? अब सर हम देखेंगे, अब इस केस में आप क्या कहें। एक बंदा ये बोलता है 25 को रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, तो सर मेरे पास 25 में रिकॉर्ड होगा। 25 दिसंबर को रिकॉर्ड करो, तो 2025 में रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। एक बंदा ये बोलते हैं कि यहां पर कहीं रिकॉर्ड करो, तो 2026 में रिकॉर्ड होगा। सवाल ये है आपसे कि रेवेन्यू एक्चुअली कब रिकॉर्ड होना चाहिए? देखिए हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट। हम क्या देखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कि कौन से दिन, किस दिन, किस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं कस्टमर को। हमें ये देखना है किस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं कस्टमर को। क्लियर है? सर अगर, तो मैं ये कहता हूं कि यार मेरी जिम्मेदारी है सिर्फ पाकिस्तान के पोर्ट तक पहुंचाने की। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ पाकिस्तान के पोर्ट तक पहुंचाने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो मैं जिस दिन पाकिस्तान के पोर्ट पर पहुंचा दूंगा, उस दिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर मैं लिखता हूं कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान के पोर्ट तक की, तो आपके ख्याल में मैं रेवेन्यू किस दिन रिकॉर्ड करूंगा? सर मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा 10 जनवरी 26 को। मैं 10 जनवरी 26 को एक एंट्री बनाऊंगा, रिसीवेबल डेबिट। मान लेते हैं 50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, और सेल्स मेरे पास हो जाएगी क्रेडिट। सर अब अल्लाह ना करे पोर्ट से खुदा ना खास्ता गुड्स डूब गए, खत्म, को सब कुछ खत्म हो गया। सर मेरा नुकसान है? नहीं सर, मेरा रेवेन्यू हो गया, मुझे पैसे मिलेंगे। मैं रिस्पॉन्सिबल था पोर्ट तक पहुंचाने का। अब समंदर में तूफान आया, आंधी आई, कुछ भी आया, सामान डूब गया, खत्म हो गया, समंदर से उतरा यूएसए के पोर्ट पे आकर, वहां पर कुछ मसला हुआ, या लेट से अल्लाह न करे यूएसए के पोर्ट से लेकर वेयर हाउस तक आने में डूब गया, खत्म हो गया, तो सर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी? सब जो जिसने सामने कस्टमर ने सामान खरीदा उसकी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी उस दिन जिस दिन मैंने पाकिस्तान के पोर्ट पर डिलीवर कर दिया। सर अब लेट से मेरी प्रेमिसेस से लेकर पाकिस्तान पोर्ट तक की प्रेमिसेस में फर्क था। रास्ते में सामान खराब हो गया, जल गया, आग लग गई, कुछ भी हुआ, आंधी आ गई, बम फट गया, कुछ भी हुआ, एक्स वाई जेड, तो सर ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा अगर मैंने कस्टमर से सप्लाई कुछ पैसे एडवांस में लिए हुए, तो उसको वापस करने के लिए। अगर मैंने सब एडवांस में कुछ नहीं लिया हुआ, तो फिर मैं उसको नए प्रोडक्ट बनाकर दूंगा। यहां तक की बात समझ आती है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड किस दिन हुआ? देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान ले मैं कितने 1 लाख यूनिट बनाकर बेच रहा था। ठीक है, इस दिन 10 रुपए की मेरी प्राइस थी। सही है? किस दिन? जिस दिन मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। सही है। अब 10 जनवरी 26 को मुझे एक बात बताएं, देखें, ऐसे समझे ना।
अगर खुदा ना खास्ता इतने टाइम पर देखें, ये जो टाइम है ना, ये वाला टाइम, ये वाला जो टाइम है, इसको समझे प्लीज। मैं और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो ये वाला टाइम है, आपको नहीं लगता इस पीरियड ऑफ टाइम पर सामान पोर्ट पर होगा? ऐसा है, सी में होगा। सामान कहाँ होगा सर? समंदर में होगा। अगर खुदा ना खास्ता डूब गया, देखिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां तक थी, पाकिस्तान के पोर्ट तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी पाकिस्तान के पोर्ट तक। अगर खुदा ना खास्ता समंदर में सामान डूबा, तो रिस्क किसका? रिस्क किसका, मेरा या कस्टमर का? रिस्क किसका होगा, मेरा होगा या कस्टमर का होगा, अगर समंदर में सामान डूब गया? बोले भाई। अरे सर बोल दें। सर हमारा नहीं होगा ना, हमारा तो रिस्क खत्म हो गया। पाकिस्तान के पोर्ट तक हमारा रिस्क था। अब सी से लेकर इस 10 इस पाकिस्तान के पोर्ट से निकलने के बाद, पोर्ट से निकल गया, समंदर में आ गया। अब समंदर में अगर खुदा न खास्ता डूब गया, तो ये रिस्क किसका होगा? कस्टमर का। अगर नहीं डूबा, तो रिवॉर्ड किसका होगा? ये भी कस्टमर का होगा। ये बात समझे। मेरा रिस्क है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 10 जनवरी 26 तक पाकिस्तान के पोर्ट तक की। उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की है। अगर खुदा न खास्ता समंदर में डूब गया, कुछ भी हुआ, शार्क खा गई, कुछ भी हुआ, तो सर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्क भी उसी बंदे का होगा। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, सही सलामत सामान आ गया, तो वो रिवॉर्ड भी कस्टमर का ही होगा। वो यही कहता है। वो कहता है सेल्स रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एज एन इनकम व्हेन ऑल रिस्क, सारे के सारे रिस्क और सारे के सारे रिवॉर्ड एसोसिएट विद गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो जाए कस्टमर को। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझाने में मुझे सिर्फ इसकी एग्जांपल देने में इतना टाइम लग गया। सोचे अगर ये एप्लीकेबिलिटी के लिए आ जाए तो कितना टाइम लगेगा। सर फिर वो कहता है दिस ट्रांसफर, अब यहां देखिएगा गौर से, मैं इसको थोड़ा नीचे कर सकूं अगर। कहता है दिस ट्रांसफर is usually associated with the डिलीवरी ऑफ गुड्स। सर वो कहता है आमतौर पर ट्रांसफर होगा डिलीवरी ऑफ गुड्स पर, या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस पर, और प्रोविजन ऑफ सर्विस पर। ठीक है, टू द कस्टमर, टू द कस्टमर। तो सर अगर ये वाला केस बनेगा जो हम कह रहे हैं, तो सर अगर ये केस हुआ, डिलीवरी ऑफ गुड्स पर केस हुआ, तो सर फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस दिन खत्म होगी। तो सर फिर मैं इस दिन तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, 31 मार्च तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर 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 इन बिटवीन सी, अगर खुदा न खास्ता कश्ती डूब गई, शार्क खा गई मेरे गुड्स को, तो सर वो रिस्क मेरा होगा, और अगर सही सलामत पहुंच गया तो वो रिवॉर्ड भी मेरा होगा। डन। अगर डिलीवरी ऑफ सर्विस या प्रोविजन ऑफ गुड्स पर इसका केस बनेगा, तो ये तो का केस है। सही है। देन सर, देन अभी खत्म नहीं हुआ, डन सर नहीं, अभी बाकी है भाई चीजें। वो कहता है अब याद रखना गौर से, अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है भाई एक बात याद रखना, सेल या प्रॉफिट, सेल्स एंड प्रॉफिट उस वक्त तक नहीं रिकॉग्नाइज करोगे, आर नॉट रिकॉग्नाइज, उस वक्त तक नहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब तक क्या ना हो जाए। सर जब तक व्हेन ऑर्डर, व्हेन ऑर्डर इज मेड, जब तक आपने खत्म नहीं कर दिया हो, या कैश आपको मिल गया हो। कैश तो खैर आमतौर पे नहीं है, लेकिन ऑर्डर पर तो हो सकता है। या तो कैश आपको रिसीव हो गया हो, और कैश इज रिसीव्ड।
डन सर। इतनी लंबी कहानी करने के बाद हम इस पॉइंट को यहां तक लेकर पहुंचे कि डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो हमारे पास केस क्या है। सही है। है ना सर। प्लीज मुझे बता दें कहाँ चला गए। रेवेन्यू रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट में भैया रहा सर, रेवेन्यू रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट। इसको हम कॉपी करते हैं, अपने पास ले जाकर पेस्ट करते हैं। ये सर कॉपी, और सर ये हो गया हमारे पास यहाँ पर पेस्ट। वो कहता है रेवेन्यू या इनकम should be recognized and recorded in the financial statement when it is earned or realized, regardless when physical cash payment is received from the customer। सही है। Revenue is typically considered earned when the legal ownership of the goods has passed away। ये usually है, ये यूजुअली होता है ऐसा, जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट भी डिपेंड करता है, डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पर भी डिपेंड करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि ये देखें, ये टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट है ना। आमतौर पे मैंने यहाँ पर सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट अगर लिखता कि यार आप मुझे 10 गुड्स बेच दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, अगर सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट होता तो बात ही खत्म हो जाती। मैं बोलता यार गुड्स डिलीवर करो, पैसे ले आओ। लेकिन ये एक अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट है। ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट मैटर करता है कि आपकी रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कब, रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। वो कहता है अ कंपनी मेक्स अ सिग्निफिकेंट सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर इन दिसंबर परचेज फॉर 5,000, द कस्टमर डज नॉट पे इनवॉइस अंटिल जनवरी। वो कहता है नहीं नहीं, डिलीवर हो गया 5,000, रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉर्डेड इन 2025 इनकम स्टेटमेंट बिकॉज व्हेन सेल वाज मेड एंड द इनकम वाज अर्नड द अमाउंट ओल्ड इज रिकॉर्डेड ट्रेड रिसीवेबल। आप ट्रेड रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड कर लोगे 2025 में। ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपको पैसे मिल जाएंगे तो आप रिसीवेबल को खत्म कर देना और बैंक को डेबिट कर देना। क्लियर।